जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा हम लोग का क्या था कि जब वाट मीटर को है ना सीटी और पीटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वास्तविक पावर खपत को मापने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक पावर खपत को मेजर करने के लिए जो है सबसे पहले वाट मीटर का रीडिंग लेते हैं, है ना। उसके बाद सीटी का यानी करेंट ट्रांसफार्मर का रीडिंग लेते हैं। उसके बाद फिर पीटी का यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रीडिंग लेते हैं और तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि गुणा कर देते हैं, है ना। तो हमारा निकलता है क्या, वास्तविक पावर खपत, है ना। तो वाट मीटर को अगर हम लोग सीटी और पीटी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वास्तविक पावर खपत निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होगा वो क्या होगा, वाट मीटर का रीडिंग इंटू सीटी का अनुपात इंटू पीटी का अनुपात, है ना। ये हमारा सूत्र हो जाएगा पावर खपत को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये 5 बार चूंकि आप लोगों को दिख रहा है, कोई कोई क्वेश्चन को लिखने में टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक ही ऑप्शन को। मेन मोटो रहता है कि बस आप लोगों को याद रखना है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, रेयर केस में कभी कभार। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यानी के को निर्धारित करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग के से सूचित करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है हम लोग का ट्रांसफार्मर में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि N2 बटा N1। ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे, ये लेटर पे जो लिखे हुए हैं, N2 बटा N1 इजकल टू E2 बटा E1 इजकल टू I1 बटा I2, है ना। N2 क्या है, हमारा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न, है ना। E1 क्या है, N1 क्या है, हमारा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, उसी तरह से हमारा E2 और E1 जो है सेकेंडरी और प्राइमरी का EMF है या वोल्टेज है। यहाँ पे फिर I1 और I1 बटा I2 जो है ये हमारा क्या है, I1 जो है हमारा प्राइमरी का करंट है और I2 जो है हमारा सेकेंडरी का करंट है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत सारे जगहों पे पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आप लोग का ITI एग्जाम में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करने वाले नमी को, सॉरी यहाँ पे नानी लिखा हुआ है ना, लेकिन ये होगा नमी, ठीक है ना। तो नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें जो है हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रीदर में सिलिका जेल, डिस्कशन में बताए भी थे कुछ देर पहले। तो इस ब्रीदर में हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। ये सिलिका जेल हमारा जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर में जो नमी प्रवेश होता है, ठीक है ना, उसको रोकता है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा जो है कि ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है। देखिए, इसके लिए आप लोगों को मैंने एक अगर प्राइमरी के लिए पूछेगा तो वो अलग होता है और सेकेंडरी के लिए अलग। अलग कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उसमें कि उसमें E1 है ना, E1 कहने का मतलब प्राइमरी का EMF, E2 सेकेंडरी का EMF और उधर हो जाता है NP और NS यानी कि प्राइमरी का हमारा क्या नंबर ऑफ टर्न और NS कहने का मतलब कि सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न। तो इसको अच्छी तरह से आप लोगों को मैंने बताया था। ये हमारा जो समीकरण होता है, जैसे अगर प्राइमरी के लिए लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि E1 इजकल टू 4.44 इंटू 5 मैक्स यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स गुने फ्रीक्वेंसी गुने NP यानी कि प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न। ये हमारा होता है EMF इक्वेशन। उसी तरह से सेकेंडरी का भी सेम होगा, है ना।
तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों को कल इसमें था भी, आप लोग देखे भी थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसफार्मर का वाट मीटर खुले परिपथ टेस्ट में 900 वाट दर्शाता है ना। खुले परिपथ टेस्ट करने का मतलब हमारा ओपन सर्किट टेस्ट में 900 वाट दर्शाता है, तथा फुल लोड धारा पर लघु परिपथ टेस्ट जो है वो कितना दर्शाता है, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो हमारा 1600 वाट दर्शाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाफ लोड पर आयरन लॉस क्या होगा, है ना। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आयरन लॉस हमारा जो होता है बिल्कुल चेंज नहीं होता है ना। वो दोनों आयरन लॉस जो हमारा है हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे कोई भी लॉस हो। तो हमारा आयरन लॉस यहाँ पे दे रहा है 900 वाट। तो पूछ रहा है कि हाफ फुल लोड पर क्या होगा, तो हमारा हाफ फुल लोड पर भी आयरन लॉस उतना ही होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि उसको अगर हिंदी में बोलते हैं हम लोग पारस्परिक इंडक्शन, है ना, पारस्परिक प्रेरण। ठीक है, प्रेरण को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ये ऑल डे एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ऑल डे एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है, तो ऑल डे एफिशिएंसी का हमारा जो यूनिट होता है वो KWH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर गेज क्या होता है। तो टेम्परेचर गेज के माध्यम से हम लोग ट्रांसफार्मर का तापमान को मेजर करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर को मापते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड आयरन कोर की मोटाई कितनी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाबू, ये न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड आयरन कोर जो होता है उसकी मोटाई कितनी होती है। तो ये हमारा होता है 0.5 mm। कभी कभी रेंज में भी देता है, तो रेंज वाला भी याद रखेंगे। रेंज में देता है कि 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक, है ना। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका फ्लैश पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये हमारा जो होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बाबू किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है कुछ। हाँ सही है, बिल्कुल इसी तरह से रहना है फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है KVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो देखिए हम लोग जो लेमिनेट करते हैं ना, जो लेमिनेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी उसमें हम लोग कोर ओर जो होता है ना वो बढ़िया से मतलब जिसे कसते उसते नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो लेमिनेटेड किया हुआ जो कोर होता है तो अपरिपूर्ण कसाव माने ढीला उला टाइप के रहता है ना। तो इसका हमारा जो है ट्रांसफार्मर कोर में जो है हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का मेन रीजन क्या है कि हमारा लेमिनेटेड कोर का अपूर्ण अपरिपूर्ण कसाव होना, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा जो कसाव है ना, जो हम लोग उसको कसे हैं वो कहीं ना कहीं ढीला है, मतलब अच्छी तरह से वो कस नहीं पाए हैं, है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किस भाग में अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पे ऊष्मा होना चाहिए, है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा आप लोग जानते हैं, इसके माध्यम से, इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग बिजली को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर उधर, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसमें सबसे अधिकतम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कि किस पार्ट्स में सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें, है ना, ट्रांसफार्मर के कोर में।
वैसे भी एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि चाहे कोई भी ट्रांसफार्मर है ना, उसका कोर में जो होगा ना ज्यादा हीट जनरेट होता है कोर में ही। कुछ लोग वाइंडिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं वाइंडिंग भी दे देता है कोर ना दे करके, है ना। चलिए तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कि दिन में सिलिका जेल का जो रंग होता है, सिलिका जेल जिसके बारे में अभी अभी हम लोग चर्चा किए, उसका जो कलर होता है दिन में ये नीला होता है ना। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा के मानक रेटिंग क्या होता है। इसमें देखिए कि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, उसका एक मानक रेटिंग बनाया गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, बोलिए, है ना। तो ये हमारा जो रेटिंग होता है सिर्फ 5 एम्पियर होता है ना। कितना होता है? 5 एम्पियर करेंट ट्रांसफार्मर के लिए। अगला हमारा जो सवाल है कि पावर ट्रांसफार्मर कोर की रचना के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कोर जो होता है कोर, तो उस कोर को बनाने के लिए हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए किस टाइप के पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो होता है सिलिकॉन स्टील होता है। क्या होता है? सिलिकॉन स्टील, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और 2-4 क्वेश्चन और है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की मानक रेटिंग क्या होती है। अभी अभी जैसे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के बारे में सेकेंडरी के मानक रेटिंग जैसे पढ़े 5 एम्पियर, उसी तरह से हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो मानक रेटिंग होता है वो क्या होता है? 110 वोल्ट, है ना। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे 2-4 क्वेश्चन के बाद। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का मानक रेटिंग क्या होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया तो इसलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। बड़े इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए निम्न में से किस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इंडक्शन मोटर जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है। सेकेंड ईयर में हम लोग ये सारे पढ़ेंगे मशीन के बारे में, है ना। तो ये बड़े प्रकार का जो हमारा जो इंडक्शन मोटर जो होता है उसको चलाने के लिए हम लोग किस टाइप के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का बहुत सारा यूजेज है ना। हम लोग घरों में जैसे जो स्टेबलाइजर वगैरह होता है उसमें भी हमारा ये यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए किस प्रकार की यंत्र का यूज किया जाता है। जिस तरह से हम लोग वोल्टेज के बारे में लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज पढ़े हैं, उसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस भी होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस मीडियम रेंज में है, मीडियम रेंज में अगर है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग किस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है ओम मीटर के माध्यम से, है ना। ओम मीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ओम मीटर हमारा जो होता है रेजिस्टेंस को मेजर करता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज है ना। वह अधिकतम लोड क्या है जिस पर कोई ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर लोड को सुरक्षित आपूर्ति कर सकता है ना। तो ये देखिए ये 58% होता है, ये 0.58 यानी कि 58% है। तो ये हमारा होता है वह अधिकतम लोड क्या है जिस पर कोई ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर लोड को सुरक्षित आपूर्ति कर सकता है। जिससे कि उधर हम लोग पढ़े थे ना वो कि अगर 3 फेज का हमारा ट्रांसफार्मर है, बाय द वे एक फेज अगर फॉल्ट हो जाता है या मतलब काम करना बंद कर देता है तो 2 फेज के माध्यम से हम लोग कितना आपूर्ति ले सकते हैं। सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, उसी से सेम है। तो ये हमारा जो होता है मतलब एक क्या है कि उसमें ओपन हो गया है ना, एक जो है 3 फेज में से एक ये डेल्टा में कनेक्टेड है, तो 3 फेज में से एक फेज जो है ओपन हो गया यानी काम करना बंद कर दिया। एक लाइन में समझना है, 2 फेज ही हमारा है तो उस कंडीशन में हमारा जो होगा हम लोग कितना आपूर्ति ले सकते हैं सुरक्षित रूप से, तो 58% यानी 0.58 यानी कि 58%। अगर थोड़ा सा और इसका अच्छी तरह से जानना चाहेंगे तो इसको देता है 57.7%, है ना, 57.7%।
तो अगला सवाल है, 2-3 क्वेश्चन है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो वोल्टमीटर को, है ना। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? ये सब हम लोग अभी अभी डिस्कस किए थे। तो ये दो पथ होता है ना, ना। चुंबकीय पथ हमारा जो होता है सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए कोर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए इसमें हम लोग जो कोर का इस्तेमाल करते हैं, ये ABCD के लेटर हम लोग कई प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, जिसमें कि अलग अलग जो हम लोग कोर जो इस्तेमाल करते हैं वो ABCD के जो लेटर होता है वो हर एक ट्रांसफार्मर में अलग अलग होता है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सेल टाइप, है ना। सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग जो है किस प्रकार के जो कोर का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा जो होता है ABCD के कौन सा लेटर के तरह होता है ना। तो ये हमारा जो होता है ABCD के लेटर E और I, है ना, E और I। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल है कि सामान्यतः हमारा जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो कितना होती है ना। तो ये हमारा आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी हम लोग का ये मशीन आप लोग देख रहे हैं, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जितने भी है ये, उन सबसे ज़्यादा जो होता है इफिशियंसी किसका होता है? तो हमारा ट्रांसफार्मर का ही होता है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ये समझ लीजिए कि इसका हमारे ट्रांसफार्मर का अंदर में कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो कि घूमता है ना। इस हमारा ट्रांसफार्मर जो है एक प्रकार का स्टैटिक उपकरण है, इसीलिए इसकी इफिशियंसी जो है वो ज़्यादा होती है। इसमें एक भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, है ना, अनम्यूट हो करके, और आप लोग खुद से 1 by 1 या जैसे भी हो सॉल्यूशन क्लास के लिए, ठीक है ना। ये भेज दीजिए ना सर। हेलो सर, हेलो, कल से होगा सर? हाँ तो जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग देखेंगे, अगर चाहे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, थोड़ा सा माइंड का रेस्ट भी जरूरी होता है बीच बीच में। होता क्या है ना कि देखिए जब आदमी जैसे लगातार अगर एक ही काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें मतलब वो टॉपिक से हट करके, है ना, थोड़ा सा माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करना चाहिए, उससे थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होता है। लेकिन हम तो रेडी हैं, बट आप लोग देख लीजिए, है ना। अगर आप लोग की इच्छा है तो एग्ज़ाम सिर्फ शेड्यूल करेंगे, लेकिन उसका सलूशन नहीं कराएंगे। वो भी हम करा देते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि छुट्टी उट्टी का टाइमिंग है ना, तो उसमें सर लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना है। समझिए रहे हैं आप लोग, कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम को लेकर कोई सूचना आया है सर? एग्जाम लेकर के कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा क्लास में बताते रहते हैं, है ना। तो चलिए फिलहाल सब आईआईटी कुछ, के तो सेमेस्टर पास कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, आईटीआई को नहीं करेगा ना। चलिए धन्यवाद। फिलहाल यहाँ से स्टॉप करेंगे हम, और आप लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। चलिए धन्यवाद। ठीक सर।